चलिए सबसे पहले हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस क्लास। लास्ट क्लास में मेरा कंटिन्यूएशन क्या चल रहा था, कहां थी मैं, अल्कोहल, फिनोल, वाटर, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन चल रहा था। और ब्रॉडर टॉपिक की बात करूं तो क्या चल रहा था, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में हमने बात की थी अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड, वो जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर वो न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर रहे हैं। तो उसकी उस वर्सटिलिटी में मैंने दो बॉन्ड बताए थे, दो बॉन्ड पोलर हैं। और हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे दो कैटेगरी रिएक्शन पॉसिबल हैं। एक कैटेगरी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो क्योंकि ये भी पोलर है, दूसरी कैटेगरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, ये भी पोलर है, पोलर बॉन्ड ही ब्रेक करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पिक करी थी सबसे पहले ये कैटेगरी, ऐसे रिएक्शंस जहां पर H रिलीज होता है, जहां पर अल्कोहल क्या बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था एक्टिव मेटल्स के साथ, जहां ये पता चला अगर एक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, वो अगर इस H को डिस्प्लेस कर देते हैं, मींस व्हाट, अल्कोहल्स आर एसिड्स। वहीं से शुरू हुआ कि इट मींस अल्कोहल जहां जहां इस बॉन्ड को ब्रेक करता है वहां वहां पर मैं कह सकती हूं वो तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी को हमने पढ़ना शुरू किया, फिर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स की एसिडिटी का ट्रेंड देखा, वाटर बीच में घुसाया, फिनोल के बारे में बात करी। वहीं से पिक करती हूँ डिफरेंट फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ में सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल ले पाई थी लास्ट ऑफ द क्लास में, और ये कहा था यहीं से अगली क्लास शुरू करेंगे। तो अब मैं वहां से अगली क्लास अगर शुरू करूं तो जो अगर आपके वे ऑफ क्वेश्चन इवन बोर्ड्स में है, मोर Ka मींस मोर एसिडिक, ये Ka क्या था, कैन एनीवन हेल्प मी, व्हाट इज दिस Ka? डिसोसिएशन कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम चैप्टर से K में लेके आई। A मींस एसिड, जितना बड़ा Ka मतलब उतने ज्यादा प्रोटॉन्स, मतलब उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो कई बार हो सकता है Ka का ट्रेंड पूछ लें, कई बार हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड पूछ ले, और कई बार हो सकता है pKa का स्ट्रेंथ पूछ ले। P क्या है, माइनस लॉग, दिस P मींस माइनस लॉग, और जब माइनस लॉग आ गया तो उल्टा, जिसका Ka जितना बड़ा उसका pKa उतना छोटा। तो अब क्वेश्चन में आपको pKa का ट्रेंड भी पूछ सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट Ka का स्ट्रेंथ, और उसका उल्टा कर दोगे तो मतलब वो pKa का ट्रेंड है। सो आज मेरे को क्लास अब यहां से शुरू करनी है। इफ आई सी, ये मैंने एक केस लेके आई आपके पास, ये लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, ये आज ले रही हूं मैं। क्रिसॉल से मत कंफ्यूज करना, वो CH3 था। अगर आपके पास ये 3 फिनोल्स हैं, पहले तो मुझे पता होना चाहिए मेरी क्लास को क्या ये बात पता है कि फिनोल्स आर एसिडिक? यस। Phenols are more acidic than water? Yes. Phenols are more acidic than alcohols, aliphatic alcohols? Yes. क्यों? क्योंकि फिनोल जब एसिड बनता है अपना H+ रिलीज करता है किसी को, जब वो अपना H+ रिलीज करके किसी को दे देता है तो पीछे क्या बचता है, फिनॉक्साइड आयन, और वो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होके वो इतना बढ़िया स्टेबल हो जाता है कि फिनोल डोंट माइंड लूजिंग इट्स H+ टू एनी बेस कमिंग इन द वे। दैट्स व्हाई फिनोल इज गुड एसिड। अब अगर फिनोल अच्छा एसिड है तो क्या फिनोल पे लगने वाले सब्स्टिट्यूशन कुछ असर डालते हैं उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे? यस। तो अब आती हूं उस बात पे, अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप लगाया जिसकी टेंडेंसी है +R, +R क्या होता है, अपना लोन पेयर सामने वाले सिस्टम को देने की। यहां से चलते 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 ये नेगेटिव स्ट्रेंथ किसके पास पहुंच गया, ये रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर इस ऑक्सीजन तक सप्लाई हो गया। ऑक्सीजन इज हैप्पी कि मेरी डिमांड कहीं और से पूरी हो रही है। जब मेरी डिमांड कहीं और से पूरी हो रही है तो मेरे को कोई हेडेक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि मैं इस ऑक्सीजन की सोच है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मैं इस बॉन्ड से डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन्स खींचूं, लेट H स्टे हियर। कोई जरूरत नहीं है H को एज H+ जाने की, आई डोंट नीड इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई डेस्परेशन ऑक्सीजन के पास था नहीं, कोई जरूरत ऑक्सीजन को लगी नहीं कि वो H+ को धक्का देके बाहर निकाले एज H+।
तो क्या कह सकती हूँ, इसने आके क्या किया, इसकी इस एसिडिक स्ट्रेंथ को कम किया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मौजूद था। इसी तरह से ऑर्थो पे भी सेम बात है, ऑर्थो और पैरा पे प्लस आर इफेक्ट लगता है, ये भी कम करेगा। तो कुछ लास्ट क्लास में इस पे भी थोड़ा मुद्दा चल रहा था, इन दोनों में कौन सा कम एसिडिक कौन सा ज्यादा एसिडिक। देखिए प्लस आर इफेक्ट दोनों में बराबर है, तो आई कैन नॉट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आर, पहले तो ये सेटल करिए। मेरा आंसर किस बेसिस पे आ सकता है, कोई और इफेक्ट। अब मुझे दिख रहा है यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग है एज कंपेयर टू दिस, जब कुछ और ना मिले तब, एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला केस, यहां थोड़ी स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से ये थोड़ा सा जल्दी H प्लस को धक्का देने की बाहर कोशिश करेगा। भाई यहां स्पेस चाहिए तो यू गेट लॉस्ट, राइट, H प्लस बाहर निकाल दिया। तो अगर कोई मेरे से पैरा और ऑर्थो वाले में कंपैरिजन पूछेगा तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थो वाला एज कंपेयर टू पैरा। तो ऑर्थो वाला क्यों है, स्टेरिक फैक्टर। यहां तक तो फाइट सुलट गई। अब आता है मेटा पे, मेटा पोजीशन पे प्लस आर हो माइनस आर हो वो लगता ही नहीं, तो इसका रेजोनेंस तो गुल, लेकिन क्या लगता है बच्चों, इसका इंडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट एक तरह से। ऑक्सीजन थोड़ा सा ही सही डेंसिटी को खींचेगा सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस, जैसे ही वो डेंसिटी को खींचेगा थोड़ा तो मैसेज पे जाएगा, मैसेज जाएगा ना ऑक्सीजन के पास, भाई कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन पे कमी हो रही है वो हाइड्रोजन को कहेगा पता नहीं भाई तुम दो अपना बॉन्ड पेयर और निकलो एज H प्लस। चाहे जरा सा था इंडक्टिव इफेक्ट, उसने भी फिनोल के H को ज्यादा एसिडिक बना दिया। तो इसमें सबसे आगे कौन होगा, मेटा, देन ऑर्थो, देन पैरा। अंडरस्टूड इतना सभी लोग, क्लियर। सो ये भी हमने एक केस डिस्कस करना था, स्टेरिक क्राउडिंग को लेके लास्ट क्लास में थोड़ा सा टसल था। तो आई होप इसके बाद ये पता चल जाएगा स्टेरिक क्राउडिंग कब सोचनी है, राइट। अच्छा, अब अगर मेरे से एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते तो ये, Ka का ऑर्डर पूछते तो ये, pKa का ऑर्डर पूछते उल्टा कर देती, राइट। pKa का ऑर्डर मैंने उल्टा कर दिया। सो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ पे आपको कमेंट करना है। अभी तक हमने सारे वो केसेस लिए जिसमें सेम ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पे था। अब लेते हैं ग्रुप भी बदल जाए, पोजीशन भी बदल जाए, तो क्या हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब उस पे आते हैं। तो अब अगर मैं उस पे देखूं तो ये वाला केस सबसे अच्छा केस मुझे ये लगता है। बाकी तो ऐसे हैं कि कुछ पता होने चाहिए, कुछ बहुत ईजी है। ये एक अच्छा केस है इफ आई वांट टू चेक यू दैट आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आता है कि नहीं। दोनों केसेस में मैंने मेटा पे लगाया, कितनी भी इच्छा हो अब तुम रेजोनेंस तो नहीं देख सकते। दोनों ही केसेस में किस पे लगाए, मेटा पे। मेटा पे नो रेजोनेंस इफेक्ट वर्क्स, मेटा टू फिनोल। तो क्या इफेक्ट काम करेगा, इंडक्टिव। इसका माइनस आई और इसका भी माइनस आई। किसका माइनस आई ज्यादा होगा, खींचना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां थोड़ा ज्यादा इसके मुकाबले। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे मैसेज पहुंच गया भाई कोई खींच रहा है, यहां थोड़ा सा खींच रहा है, यहां कोई नहीं खींच। तो सबसे ज्यादा टेंशन इस ऑक्सीजन को होगी कि मेरे से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ये अपना H के पेयर को अपने पास रख लेगा और H प्लस को निकाल देगा। मोस्ट एसिडिक कौन सा होना चाहिए, सेकंड, फिर फर्स्ट, और लास्ट में कौन आ गया, फिनोल। अलग अलग ग्रुप लगे हो तो भी आपको आंसर करने की अप्रोच ऐसी रखनी है। सो फ्लोरीन जब ऑर्थो पोजीशन पर लगा है फिनोल की, तो वो उसके O के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब यहां से H को निकल के किसी और प्रॉपर्टी को सर्व करना, एसिडिक प्रॉपर्टी बनाना इज नॉट इजी। तो ये लीस्ट एसिडिक होगा नंबर 4। अब इन तीन में जो अपना कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे भी यूजुअल डिस्कशन चल रहा था, हमें उसी पे स्टिक करना चाहिए। दैट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सबसे ज्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। एग्रीड, आयोडीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से एक और चीज है, दैट लोन पेयर इज क्वाइट फार फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नॉट इंटरेस्टेड टू कीप इट टू इटसेल्फ, सो इट इज इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। यहां रेजोनेंस अगर सबसे ज्यादा हो गया, एक लॉजिक ये लगता है कि ये तो बड़ा इजीली डोनेट कर देगा, यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस बहुत इजीली हो जाएगा, हम यही सोचेंगे। अब इजीली हो जाएगा तो ये एसिडिक होना नहीं चाहिए, बट अगेन
हेलोजेंस में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करना चाहिए? रेजोनेंस नहीं, इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट अगर डोमिनेट करता है तो बताइए मुझको क्या होना चाहिए ट्रेंड? अब मेरे को किस पे आंसर देना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट पे थी शायद मैं बात करते हुए। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा? क्लोरीन, ब्रोमीन के आयोडीन? वेरी ऑब्वियस क्लोरीन। क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, तो इस ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी ज्यादा, डेस्पिरेशन ज्यादा, ये जल्दी H+ निकालेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होना चाहिए। रेस्ट फॉलो द सेम ऑर्डर। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है दिस वन। जब इसमें हम परेशान होते हैं तो एक आइडिया लगता है कि शायद हम इसमें भी कुछ गड़बड़ कर दें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चूज दिस। तो अब तो पता लग गया हेलोजेंस में मेरे को क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। रेजोनेंस के बजाय क्या लगाना चाहिए? इंडक्टिव। इंडक्टिव सबसे ज्यादा इसमें, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इंडक्टिव कम होता जाता है। यहां तो इंडक्टिव नाम मात्र है। अब अगर मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट पे ही आंसर देना है, जो पिछले केस ने मुझे बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट पे ही आंसर देना है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा, ये ज्यादा खींचेगा तो ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा डेस्परेट। उस हिसाब से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। क्लियर? तो अब आपको ये पता रहेगा हेलोजेंस में रेजोनेंस को कब मेरे को वैल्यू देना है। सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा पे जब न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है सिर्फ तब, अदरवाइज इसका इंडक्टिव इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। तो अब आ जाते हैं, जो अभी तक तो लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन थी, अब आते हैं फ्रेश टॉपिक्स पे। तो हम जो कैटेगरी पढ़ रहे थे जिसमें था रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्विंग दिस वाला बॉन्ड फिशन, दिस, इसमें दो ही रिएक्शन थे। एक था एसिडिक कैरेक्टर वाला जिसको मैंने क्लोज किया, दूसरा आता है एस्टरिफिकेशन। बिल्कुल जीरो से पढ़िएगा, इसका कोई अब से लेके आगे तक काफी सारा चैप्टर आपको अगले चैप्टर्स में कंबाइन मिलेगा। अब अल्कोहल को अगर आप किसी भी एसिड, तो मेरे साथ साथ ही नोट करना बच्चों, अल्कोहल को किसी भी एसिड या एसिड के डेरिवेटिव से रिएक्ट कराओगे आप, तो क्या मिलेगा? एस्टर। एस्टरिफिकेशन नाम का ये रिएक्शन 10th क्लास में भी था। फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड आ जाते हैं, दैट इज एस्टर। तो सिर्फ एसिड नहीं, एसिड का डेरिवेटिव कोई भी ला सकते हो, चारों डेरिवेटिव्स में से एस्टर बनेगा ही बनेगा। अब समझते हैं ये क्या है रिएक्शन एस्टरिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अल्कोहल में आप देखिए मैंने लिखा ROH और उसके सामने मैंने क्या लिखा है? R-, दोनों R में मुझे फर्क करना है, इसीलिए R- C डबल बॉन्ड OH। एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बना रहे हैं? एस्टर आपके सामने। लेकिन अब मेरा मुद्दा ये है, यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर दो ऑक्सीजन है। इन तीनों में से कौन से दो ऑक्सीजन एस्टर में गए और कौन सा ऑक्सीजन वाटर बन के निकला? ये कॉन्सेप्ट पास्ट ईयर में भरा पड़ा है नीट और जेईई में। ये कॉन्सेप्ट रेपिटेटिवली पूछा गया है। तो अगर मैं ऐसा कुछ देखती हूं तो मुझे कुछ लैब में जाके करना पड़ेगा। तो हमारे लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? ये ऑक्सीजन लेबल कर दिया। डे टू डे लैंग्वेज में लेबल करने का मतलब है अलग कलर कर दिया, देखते हैं किधर घुसता है ये। उन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन से लेबल कर दिया। रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन को ट्रैक करना आसान है, मतलब ट्रैकर लगा दिया। इस ऑक्सीजन पे ट्रैकर लगा दिया। एस्टर में देखा गया कि अल्कोहल का RO एज इट इज जाके जुड़ रहा है, यानी अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है वो R के साथ मिल के एस्टर बना रहा है। यानी अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड टूटा होगा बच्चों? कैटेगरी भी यही आप कह सकते थे, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। ये पढ़ा रहे हो तो यही होगा, मैं तो सबूत की बात कर रही हूं। इस ट्रैकिंग से मेरे को पता चला कि ये वाला H टूटा है, मींस यहां पर अल्कोहल क्या बिहेव कर रहा है बच्चों? और जिसका खुद का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या बिहेव कर रहा है? बेस। इसका ये मतलब नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, नहीं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसा ही मिला विद अ ट्रैकर, मुझे पता चला। डेफिनेटली आप जो यहां पर इसके लिए
कंडीशंस यूज कर रहे हैं, उन कंडीशंस में अल्कोहल ने बाजी मार ली। लेकिन कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि इसका मतलब मैम कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एंड इट्स कंडीशंस। सो यहां पर क्या हुआ, इसने तो, मैं इसके नीचे एसिड वैसे ही लिखा है आपके लिए, कहीं ये मत कंफ्यूज हो जाना कि एसिड का फॉर्मूला कुछ और होता है, आपने कुछ और लिख दिया। अल्कोहल का फिशन ऐसा हुआ, इसने रिलीज किया H+। एस्टर में बनते वक्त एसिड का फिशन ऐसा हुआ, इसने क्या रिलीज किया, OH। अब ये वाला H और ये वाला OH मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। ऐसी वैरायटी मिलेगी आपको क्वेश्चन की। यहां पे H की जगह D है, ये वाला D किधर गया, ऑफ कोर्स ये वाला D किधर गया होगा, वाटर में। ठीक है, ये वाला D किधर गया, ये भी वाटर में गया, तो D2O बन जाएगा अगर तुमने यहां D और D लिए। सो द पॉइंट इज, ये OR जाके इस C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया, दिस इज एस्टर। तो एस्टर में ये वाली सेगमेंट इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल, ये वाली सेगमेंट इज कमिंग फ्रॉम एसिड। कि सिर्फ एसिड थोड़े, एसिड का डेरिवेटिव भी तो यही काम करता है। तो लेट्स चेक, एसिड का डेरिवेटिव क्या है, OH की जगह अगर मैं हेलोजन लगा दूं तो एसिड क्लोराइड हो गया, वहां भी डिट्टो सेम। इसका क्या निकलेगा बच्चों, H, इसका क्या निकलेगा, X। बाय प्रोडक्ट बदल गया बस, HX, बाकी सेम एज इट इज। वो दो टुकड़े जुड़ के क्या बन जाएगा, एस्टर। तो एस्टर बनने में अल्कोहल अपना H सेक्रीफाइस करता है और एस्टर अपना OH सेक्रीफाइस करता है, दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया एस्टरिफिकेशन। लेकिन एस्टरिफिकेशन इतना डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा इसके अंदर मैकेनिज्म आएगा, बट इस चैप्टर में नहीं ले सकती मैं। देखिए, एल्काइल हैलाइड से छोटा ये चैप्टर है, इससे छोटा अगला चैप्टर है। तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स में एस्टरिफिकेशन दोबारा आएगा, इसका मैकेनिज्म तब लूंगी, राइट। तो डेफिनेटली लूंगी। अब हम ये नहीं कह रहे कि एसिडिक एस्टरिफिकेशन बेसिक कंडीशंस में क्या होता है, आप कब बताओगे, नेक्स्ट चैप्टर जब एसिड्स उसके अंदर लीगली आपको एसिड्स वहां दिया तो हम वहीं पे पकड़ेंगे। अभी एस्टरिफिकेशन के चारों तरफ की सारी चीजें मेमोराइज करते हैं। सो यानी देखा जाए तो अब अल्कोहल चैप्टर अगर मैं पढ़ रही हूं तो मेरे को तो अल्कोहल के नजरिए से एस्टर पढ़ना है। अल्कोहल के साथ क्या हुआ, अल्कोहल का H निकला, एवरीवन, उसके साथ क्या चीज जुड़ी, H की जगह क्या पहुंच गया, एसाइल ग्रुप। RCO इज एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप इज एडेड इन प्लेस ऑफ H, रेदर सब्सटीट्यूटेड बोलना चाहिए था मेरे को, कि एसाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट हो गया किसकी जगह पर, अल्कोहल के H की जगह पर। इस प्रोसेस को एसाइलेशन रिएक्शन कहने में भी कोई बुराई नहीं। ठीक है, एस्टर बन रहा है, लेकिन रिएक्शन के नाम ऐसे होने चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए उसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर एस्टरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, एस्टर बन रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, एसाइलेशन। अल्कोहल का H हटा, उसकी जगह कौन जुड़ गया, एसाइल। तो क्या मैं आज के बाद अगर कहूं एसाइलेशन का मतलब एस्टरिफिकेशन है, थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं, बाकी अगले चैप्टर में निचोड़ेंगे इसको। सो ये आपके पास एसाइलेशन, लेकिन मैंने एसाइल हैलाइड के साथ, एसिड हैलाइड के साथ तो बता दिया, बनता है एक बार एनहाइड्राइड, जिससे हम थोड़ा डरते हैं, उसको भी सोचें, राइट अभिवीर, क्लियर हो रहे हैं। ये आपके पास अल्कोहल, अब के मैंने R' थोड़ा अलग कलर से बना दिया ताकि आप इजीली उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके भाई कौन सा किधर भाग रहा है। सो R' C डबल बॉन्ड O, C डबल ये O, दिस इज एनहाइड्राइड। ठीक है, दोनों R' मैंने सेम बनाए। मुझे पता है अल्कोहल के सामने तुम एसिड या उसका भाई बंधु कोई भी ला के दोगे, अल्कोहल का ये निकलेगा। ये तो अब तक मेमोराइज हो गया होगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, और यहां से क्या आएगा, जब तुमको एसाइलेशन शब्द एस्टरिफिकेशन के साथ जोड़ना आ गया तो तुमको अभी तो जरूरत नहीं है मैकेनिज्म की, R' उठा के लगा दो। देखो यही किया, तो मेरा ये डर खत्म हो गया। इतना बड़ा तुमने एनहाइड्राइड दे दिया, इतना बड़ा तुमने अमाइड दे दिया, एसिड क्लोराइड दे दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना दिए। मुझे सिर्फ एक चीज देखनी है, अल्कोहल का H हटा के क्या डालना है उसकी जगह, एसाइल। दैट इज एस्टरिफिकेशन। तो अभी तो सिर्फ मैं बॉन्ड तोड़ना जोड़ना सिखा रही हूं आपको, एस्टरिफिकेशन नहीं, कि इस बॉन्ड को तोड़ने जोड़ने में बच्चों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। प्रॉपर तरीके से करते हैं भाई, ये रिएक्शन एक्चुअली में रिवर्सिबल होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप देखिए, मैं एक बार दोबारा निगाह दिखाऊं, क्लास 9th 10th कब पढ़ा है सोप आपने, सेपोनिफिकेशन 10th में पढ़ा है।
तो वहां यही तो होता है एस्टर, उसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो एक अल्कोहल बनता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, जिसको तुम लोग सोप कह के आगे आ जाते हो। इसी का उल्टा रिएक्शन सैपोनिफिकेशन है। तो अब अगर मैं सोचूं मैंने एस्टर बना दिया, अगर एस्टर के पास तुमने पानी छोड़ दिया ना, यहीं रहने दिया ना बीकर में, ये वाटर वापस जाएगा, इस बॉन्ड को वापस तोड़ेगा, सब सामान लौटा के फिर से अल्कोहल और एसिड बना के पटक देगा। रिवर्सिबल है ये रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आई नीड टू मेक श्योर, एस्टर बनना है तो मुझे उसको रोकना है, यील्ड बढ़ानी है। तो अब आते हैं एस्टरिफिकेशन के प्रॉपर कंडीशंस में। अब तक तो एस्टरिफिकेशन में पढ़ा रही थी, नाम समझा रही थी, बॉन्ड तोड़ना जुड़ना समझा रही थी। ये क्या लिया मैंने, एसिड का डेरिवेटिव, एसिड नहीं लिया, दिस इज एसिड डेरिवेटिव, उसके साथ मैंने क्या लिया, अल्कोहल। लेबलिंग अभी भी कर रखी है मैंने ऑक्सीजन की, ताकि आप भूले ना। तो मेरे प्रोडक्ट को देखने से पहले आप सोच सकते हो इसका H जाएगा और इसका Cl जाएगा, और कहां कौन सा O गया, कैसे गया, वो आपके सामने आ गया, चेक। अब आप सोचिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और एस्टरिफिकेशन करते वक्त मेरे को एस्टर की यील्ड बेटर करनी है, तो आई नीड टू डू समथिंग ताकि ये रिएक्शन बैक ना मारे। बैक ना मारे उसके लिए मेरे को क्या देखना है, किसी तरह से इसको बिजी कर दो, इसको रिमूव कर दो। HCl को रिमूव करने के लिए मैं क्या लाई, वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, मैं एक बेस उठा लाई। पिरिडिन इज अ बेस, तो यहां पर पिरिडिन बेस ने क्या किया, बनते ही HCl को लगातार लगातार रिमूव करना शुरू किया। वापसी का सामान ही नहीं छोड़ा मैंने, वापसी का रास्ता ही नहीं छोड़ा। ठीक है, सो यहां पर पिरिडिन का रोल समझ आ गया। पूछा जाता है बोर्ड्स में, व्हाट इज द रोल ऑफ पिरिडिन हेयर, और अगर एस्टरिफिकेशन देंगे तो आपको पिरिडिन ये सारा का सारा बेस वगैरह लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि एनहाइड्राइड से हम डरते हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं इतना एनहाइड्राइड ले आऊं कि अगले चैप्टर में जब एसिड एनहाइड्राइड आए तो आपको इसका कॉन्फिडेंस हो। तो अगेन मैं एनहाइड्राइड लाई, अल्कोहल लाई, सब कुछ सेम, नोट डाउन। एंड क्या जरूरत पड़ गई मेरे को पिरिडिन यूज करने की, क्यों धैर्य, किसको रिमूव कर रहा होगा ये, एसिड को। यहां कौन सा एसिड तंग कर रहा है, ये वाला, दैट्स इट। HCl बना था तो भी पिरिडिन, कार्बोक्सिलिक एसिड बना था तो भी पिरिडिन, दोनों जगह पिरिडिन इस्तेमाल करने का लॉजिक एक ही है, टू मेक श्योर दैट यील्ड इज गुड, रिवर्सिबिलिटी को अवॉइड करना। अगर मेरे पास अभी तक देखिए मैं ना पिरिडिन पे चल रही थी, क्योंकि मैं अल्कोहल और उसके साथ एसिड का डेरिवेटिव लाई जा रही थी। व्हाट इफ एसिड, डेरिवेटिव तो ठीक है, एसिड और अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन की भी तो बात करो, उसके लिए क्या क्या यूज होता है। उसमें अगेन एस्टर तो बन गया, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या है, वाटर। हाउ टू कीप वाटर अवे, एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले आओ जिसका काम है वाटर बनते ही पूरा निचोड़ देना उसको, सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टरिफिकेशन हमेशा H+ की प्रेजेंस में होगा, ये लिखा मिले ये लिखा मिले, वन एज द सेम थिंग। प्रोटॉन देने के एजेंट्स पता होने चाहिए मेरे को कौन से हैं, और इससे अच्छा चीपली अवेलेबल, अगेन किंग ऑफ केमिकल्स, और हर इंडस्ट्री में मिलने वाला ये है, तो इसी को यूज किया। सो इस तरह से यहां पर भी रोल क्लियर हो गया। नाउ क्यों पेन छुड़वाया, इन 3 बातों के लिए फिर नोट करना। रिएक्शन इज स्लो एंड रिवर्सिबल, इसीलिए कोई भी एसिड में यूज कर सकती हूं। सेकेंड थिंग, टू रिमूव H2O फॉर्म्ड, which thing is doing this role, एसिड का रोल भी आ गया। इफ ड्राई HCl गैस इज यूज्ड, अगर इस रिएक्शन में H2SO4 के बजाय ड्राई HCl गैस यूज होती है तो इस रिएक्शन का नाम है फिशर स्पियर एस्टरिफिकेशन। फिनोल्स का इतना आसान नहीं है डायरेक्टली एस्टर बनना। फिनोल में एस्टरिफिकेशन कम्स विद पेन, इट इज नॉट इजी तुमने फिनोल के साथ कोई भी एसिड लाए और एस्टरिफिकेशन हो जाए। डायरेक्ट एस्टरिफिकेशन में थोड़ी समस्या आती है, नॉट इजी। वाई, एसिड तो ये अच्छा है उल्टा, बट ये कोई एसिडिक कैरेक्टर की बात नहीं है, क्योंकि फिनोल के साथ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जबकि अल्कोहल्स के साथ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो फिनोल्स में थोड़ी सी समस्या आती है। आई एम नॉट सेइंग कि होता ही नहीं है जी, नहीं, फिनोल्स रेजिस्ट करते हैं एस्टरिफिकेशन को, क्योंकि इनमें एंडोथर्मिक स्टेप आ जाता है। मैकेनिज्म अभी इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा एस्टरिफिकेशन का। तो फिर क्या करूं मैं, फिनोल्स का एस्टरिफिकेशन कराना तो है मेरे को, तो मैं कुछ सामान लेके आती हूँ।
स्ट्रॉन्ग बेस, मुझे स्ट्रॉन्ग बेस लाना पड़ा, जबकि बाकी जगहों पे मेरे को स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं पड़ी। फिनोल्स के केस में आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस ताकि एस्टरिफिकेशन हो और आपके सामने ये एस्टर बन के आए, राइट? तो फिनोल्स में आई नीड सपोर्ट। सैलिसाइलिक एसिड में सबसे प्यारा, ये आपका एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन है इस चैप्टर का। तो सैलिसाइलिक एसिड COOH और OH, इसमें एस्टर के दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं। आपको कल को कंफ्यूजन क्या होगी, सामने मैंने क्या दिया, मैं एसिड दे सकती हूं, एसिड का कोई डेरिवेटिव दे सकती हूं, सपोज मैंने दिया एनहाइड्राइड, तो ये भी मुझे याद आ गया, हाँ जी एनहाइड्राइड है और ये है, एस्टरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर यहां पर एसिड या उसके परिवार का कोई मेंबर है तो यहां फिर अल्कोहल ही पार्टिसिपेट करेगा, यहां वाला एसिड और यहां वाला एसिड नहीं, दो एसिड नहीं रिएक्ट करेंगे कभी, ये एसिड का फैमिली मेंबर है। मींस मैं सामने एसिड क्लोराइड लाऊं, एसिड अमाइड लाऊं, मैं सामने एनहाइड्राइड लाऊं, किसको अटैक करेंगे वो? OH को। जब इन दोनों के को सामने मैं लाई तो सिंपल, आप इतने बड़े स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज होने के बजाय यहां से H हटाओ और उसकी जगह क्या पहुंचा दो? एसाइल ग्रुप। देखना यही किया, H हटाया, उसकी जगह एसाइल ग्रुप। इसका कॉमन नेम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज मेजर सॉल्ट ऑफ द टैबलेट एस्प्रिन। एस्प्रिन का रोल, एस्प्रिन इज नॉट एंटीपायरेटिक, इट इज या तो हेडेक और यहां से कहीं से आया था, इट इज पोटेंट वेसोडायलेटर। अब ये क्या है? पोटेंट माने पावरफुल, वेसोडायलेटर मतलब वेसल्स को डायलेट करना या ब्लड थिनर। थोड़ी देर के लिए वो ब्लड को पतला कर देता है, जिससे जो आर्टरीज में या जहां भी ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, कार्डियक अरेस्ट उसी वजह से होता है। तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, क्लॉट्स हो रखे हैं, तो ब्लड को इतना पतला कर देता है कि थोड़ी सी भी ओपनिंग बची है, 97% भी ब्लॉकेज है, 3% ओपनिंग है, उसके थ्रू इतना पतला ब्लड पहुंच जाए कि हार्ट वर्क करता रहे तब तक जब तक सही जगह पहुंच जाते हैं। सो ये कहां से आया मेरे पास? एस्टरिफिकेशन से। अब ये आपको नोट नहीं करना है क्योंकि सिर्फ हेडिंग नोट करनी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन लास्ट चैप्टर। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड के साथ आप कोई भी प्रोटोन डोनर ले आओ, एल्कोहल ले आओ, वाटर ले आओ, अमोनिया ले आओ, एसिटाइलिन ले आओ, क्या होता है प्रभनूर? वरदान। अगर मैं ग्रिग्नार्ड के साथ कोई भी प्रोटोन डोनर उठा लाऊं तो क्या होगा? ठीक है, जाएगा, मेरे को प्रोडक्ट बता दो, बिल्कुल सही, कुछ कुछ होगा। मैंने तो यहां लाइन भी खींच दी, मुझे नहीं पता तुम फिर भी OH क्यों बोल रहे हो। ग्रिग्नार्ड में क्या होगा? पहले ये प्लस, फिर ये माइनस, इधर क्या है मुझे पता है, ये तो एक बार करके तो देखो, RH बनेगा, परफेक्ट आंसर, एल्केन्स बनेंगे। आपको याद हो हमने हर बार बोला है ग्रिग्नार्ड को वाटर से क्यों दूर रखा जाता है, ड्राई ईथर क्यों दिया जाता है प्रभुत? क्योंकि प्रोटोन डोनर के साथ द मोमेंट आई गेट प्रोटोन, क्या होगा? ये प्रोटोन इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा? RH। यही बनवाने की शायद अभी आप यही कर रहे होगे, तो मुझे नहीं पता ROR क्यों करा आप लोगों ने। इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, दो नेगेटिव कब से जुड़ने लग गए? तो इसमें क्या होगा? Mg के साथ एक तरफ तो X और एक तरफ OR। ये रिपीट था बट स्टिल ये होती है गलती, इट इज अ जेन्युइन मिस्टेक, हम जब भूल जाते हैं। पूरी पिछला चैप्टर, लेट्स चेक रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, अब ये वाला बॉन्ड फिशन, अब मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना है, R प्लस और OH नेगेटिव। तो समझ लीजिए R प्लस आ रहा है तो फिर कार्बोकेटाइन आ रहा है और OH नेगेटिव आ रहा है। एनीवेज अभी पेन छोड़ दो, मुझे बेस समझ आने दो, फिर पेन पकड़ना। एक ऐसी कैटेगरी अब हम ला रहे हैं एल्कोहल्स की जिसमें ये वाला बॉन्ड फिशन होगा। अगर ये वाला बॉन्ड फिशन होगा तो एल्कोहल क्या सप्लाई कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। वर्सेटाइल कंपाउंड का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है। अगर इसका ये बॉन्ड किसी वजह से टूट जाए तो व्हाट इट विल सप्लाई टू अदर्स? इट विल सप्लाई इलेक्ट्रोफाइल, E पॉजिटिव। तो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने के लिए एल्कोहल को क्या चाहिए? अब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऐसे खड़े खड़े तो नहीं टूटता, कुछ तो मुझे लाना पड़ेगा टू एनकरेज। जैसे पिछले में क्या किया था? एक्टिव मेटल दिया था, सोडियम दिया तो H निकला, मैग्नीशियम दिया तो H निकला, कुछ भी मैं एक्टिव मेटल लाई तभी तो H निकला, या मेरे को एसिड और उसके फैमिली मेंबर देने पड़े तो H निकला, खड़े खड़े थोड़ी निकल रहा है। तो सामने अगर आप
कोई भी प्रोटॉन डोनर उठा लाओ, HCl, HBr, H2SO4, कोई भी प्रोटॉन डोनर उठा लाओ, अगर किसी ने प्रोटॉन्स दे दी तो सिंपल एसिड ही ले आती हूं मैं तो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मेरे लिए सबसे सस्ता याद करना यही है। H प्लस क्या करेगा, लोन पेयर, कुछ और सोचना ही नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और अपना के जैसे ही यहां पर OH2 बन गया, ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है वाटर, H2O निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो इस पे क्या चार्ज छोड़ जाएगा, व्हेन दिस वाटर विल रिमूव, अब वाटर कैसे जाएगा, वाटर जाते हुए ये पूरा पेयर लेके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेके थोड़ी कोई जाएगा वाटर, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये सामने वाले को क्या सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और अगर सामने कोई न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो वो न्यूक्लियोफाइल इससे जाके जुड़ जाएगा। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है हाउ दे बिहेव एज वर्सटाइल कंपाउंड, पिछले पार्ट से आप वो एसिडिक कैरेक्टर वाला एक रिएक्शन डाल दोगे, हेयर इट इज बिहेविंग एज अ एसिडिक तो नहीं, हेयर इट इज बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट, और न्यूक्लियोफाइल सॉरी। और जब दूसरी कैटेगरी आएगी आप ये हेडिंग लिख के ये एग्जाम्पल दोगे और कहोगे यहां पर एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कोहल इज बिहेविंग इलेक्ट्रोफाइल हेयर और प्रीवियस में एल्कोहल वाज बिहेविंग न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से कुछ होगा। आई नो कि इफ इट इज बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, हाउ, कोई इसका OH ले जाए तो ये क्या बच जाएगा पीछे, ये बच जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल। तो सामने कोई न्यूक्लियोफाइल ले आओ, एल्कोहल क्या करेगा, आई हैव एन इलेक्ट्रोफाइल, टेक इट। लेकिन इलेक्ट्रॉन एल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने के लिए एक सहारा लगा, क्या सहारा लगा, प्रोटॉन। तो क्या मैं कह दूं एसिड्यूलेटेड एल्कोहल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, एसिड्यूलेटेड मतलब एसिड के साथ मिले हुए एल्कोहल्स आर गुड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये एसिड्यूलेटेड एल्कोहल था, तो ये सारे के सारे एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, चल सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर इसके रिएक्शन देती हूं, पिछले चैप्टर में जो आप पढ़ चुके हैं, रिवाइज करते हैं। लेकिन इसका एक प्रूफ तो दीजिए, ये तो आपने कहा कि ऐसे बिहेव करता होगा, कहां वो प्रूफ, पूरा पिछला चैप्टर में पढ़ के आई हूं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या थी, फ्रॉम एल्कोहल्स, याद कराओ जरा। फ्रॉम एल्कोहल्स में पहली मेथड थी शायद HX HBr प्लस ZnCl2 या HCl प्लस ZnCl2, जिसको ल्यूकास रिएजेंट कहते थे। इस बार चैप्टर टेस्ट में ल्यूकास आएगा तो कहना मत, कराया नहीं, राइट, ल्यूकास रिएजेंट कहते थे। दूसरा क्या था, ये HBr HX इन सबको देने के बाद SOCl2, ये तो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। तीसरा था मेरे पास PCl3 PCl5, PCl3 PCl5 के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया आपको, सो डोंट क्लेम उसमें SN1 होगा कि SN2, हमने कोई क्लेम नहीं दिया उसमें कि PCl3 और PCl5 के साथ क्या होता है। ऐसे एक रेड फॉस्फोरस प्लस I2 था, उससे PI3 बनता था, और वही वो सारी लिस्ट क्या थी, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनना। उसमें एल्कोहल क्या बिहेव कर रहा था, जरा उस तरफ चलते हैं। रिएक्शन विद HX जो हम डन लिख चुके हैं, डन, ल्यूकास रिएजेंट एंड दिस, वो एक बार आपको याद दिला दूं क्या था। वो रिएक्शन था, मैंने सपोज ये वाला एल्कोहल लिया, ये नोट करने की मतलब इच्छा हो मेरे साथ कर सकते, मैं रुकूंगी नहीं क्योंकि ये हमने पूरा डिटेल में कर रखा है। ये मैंने क्या बनाया बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को अगर मैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 दिया करती थी तो क्या बनता था, ये OH हटता था, उसकी जगह ये आता था। तो क्या अब मैं कह सकती हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट ही तो किया है, और क्या बना, CH3 CH CH3 Cl। सेकेंडरी वाले में टर्बिडिटी कितनी देर में आया करती थी, 5 to 10 मिनट्स, प्राइमरी वाले में आती ही नहीं थी, टर्शरी वाले में इमीडिएट। यही है वो टर्बिडिटी वाला केस। तो यानी कि एक्चुअली में ये रिएक्शन क्या बता रहा है, OH बॉन्ड टूटा होगा, OH बॉन्ड टूटा होगा, वो भी H प्लस। देखिए उस दिन तो नहीं बोल सकती थी, पहला दिन था हमारे इस टॉपिक का, ये पढ़ा ही नहीं सकती थी उस दिन, हैलाइड के नजरिए से पढ़ाया था, आज अल्कोहल के नजरिए से। तो हुआ ना प्रोटॉन प्रोवाइडर, चेक, एसिड दे रही हूं ना मैं H प्लस,
H प्लस एसिड दिया तो ये OH निकला एज वाटर और यहां क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल, प्लस का साइन। फिर उस इलेक्ट्रोफाइल के सामने तुम जो भी न्यूक्लियोफाइल लाओगे वो ऑटोमेटिकली जुड़ना तय है, जुड़ गया। सो ये रिएक्शन तो मैं करके आई हूं ल्यूकास टेस्ट। चलिए दूसरा देख लेते हैं, ये भी करके आई हूं, इसमें भी यही हो रहा है, OH बॉन्ड ही तो क्लीव हो रहा है, OH का फिशन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ही क्लीव होके OH बाहर निकल रहा है, यही पढ़ रहे हैं हम। ऐसे ही SOCl2, SOCl2 के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात की थी। इस रिएक्शन का डिटेल मैंने पिछले चैप्टर में अवॉइड किया था विद सम इंटेंशन। जिस दौरान हम ये टॉपिक कर रहे थे वो हमारा पहला लेक्चर था प्रेपरेशंस पे। तब आपकी लाइफ में ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 आया था, ना SN2 आया था, ना E1 आया था, ना E2 आया था। यहां मैं इन्वर्जन रिटेंशन बताने लायक नहीं थी। अल्कोहल के साथ SOCl2 बेस्ट मेथड के तौर पे तो आप याद रखते हैं कि भाई इसमें SO2 भी गैस बना, HCl भी गैस बनी, बेस्ट प्रेफर्ड मेथड। लेकिन अब इसके मैकेनिज्म के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा। SOCl2 तब मैंने बहुत सोचा दूं ना दूं, बट फर्स्ट लेक्चर में मैं नहीं कैपेबल थी आपको SN1 SN2 देना, मेरी मजबूरी थी। तो अब आपके पास यहां जब SN2 मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, SN2 का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। ये जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है वहां के उल्टी साइड से जाके अटैक कर रहा है, वो कोई कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ बन नहीं रहा, तो क्या आएगा मेरे पास, इन्वर्जन। और मैंने जो DPP नंबर 2 दिए उसमें इसके क्वेश्चन इंटेंशनली अब डाल दिए। इसी तरह से अगर आप ये SN2 तब है जब एक बेस की प्रेजेंस में है, इफ इट इज कमिंग विद अ बेस लाइक pyridine, और भी बेस हो सकते हैं, मैंने pyridine लिख दिया। अगर ये किसी बेस की प्रेजेंस में है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, SN2, लेकिन आपने बेस कर दिया गायब, अल्कोहल का सिर्फ SOCl2 से रिएक्शन, और आपने बेस ना दिया तो वहां एक और मैकेनिज्म है। आपको याद होगा मैंने एक दिन क्लास में बोला था अभी तो SNI भी आना है अगले चैप्टर में। SNI अब दे दूंगी तो बहुत इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ जाएगी आपको। इसका पूरा नाम, ये सिर्फ जेई से रिलेटेड बात कर रही हूं मैं SOCl2 की, जेई नीट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पता है, आई का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इंटरनल रिटर्न। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल भी कह देते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर के बजाय इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई ऐसा मैकेनिज्म अब तक आपने नहीं पढ़ा जिसमें 100% रिटेंशन होगा। या तो आपने पढ़ा था वॉल्डेन इन्वर्जन 100% उल्टा जाएगा SN2, और SN1 में क्या होता था, आधा इन्वर्जन आधा रिटेंशन, रेदर नेट इन्वर्जन होता था, पार्शियल रेसिमाइजेशन। पहली बार कहीं देख रहे हैं 100% रिटेन हो रहा है। अगर कायरलिटी है तो 100% रिटेन हो रहा है, उल्टा भी नहीं हो रहा, भी नहीं बन रहा, अंदर ही अंदर इंटरनली उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो गई। अभी मैं इसके और डिटेल को रिफ्रेन करूंगी, सही टाइम पे वो भी लेकर आऊंगी। सो pyridine के साथ अलग मैकेनिज्म, बिना pyridine के अलग मैकेनिज्म। और अगर मैं आपको कहूं इन सारे केसेस में, ऊपर जो दोनों तीनों केसेस लिए, आप अगर टर्शरी अल्कोहल ले आए तो चांस क्या है, इवन इसमें भी चांस क्या है, SN1 की तरफ गाड़ी चल पड़ेगी अगर टर्शरी अल्कोहल लाए, क्योंकि उसमें काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो तुम्हारा ये और ये साइड में हट सकता है। इट हैपन्स वेरी ऑफन। सो अभी हमारी क्या कैटेगरी चल रही थी बच्चों, कैटेगरी रिएक्शन क्या चल रहे थे, जिसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। अभी 2 मिनट के लिए बिल्कुल पेन पेपर छोड़ देना, ये मेरा आज का लास्ट रिएक्शन है, समझ लीजिए, ठीक है। एलिमिनेशन पे फिर E1 E2 बात होगी, फिर वही सारा कार्बोकेटाइन शिफ्ट्स लेकर आएंगे। पर पहले मुझे बताइए मैं कहां तक पहुंची हूं। हमने अभी लेटेस्ट क्या बात शुरू करी है, वो रिएक्शन जहां पर ROH में RO बॉन्ड टूट रहा है, CO बॉन्ड टूट रहा है। उसमें पहला रिएक्शन कौन सा देखा मैंने, रिएक्शन विद HX। दूसरा कौन सा देखा, दिस। तीसरा देख लिया ये। कहने को तो इसमें 4-5 और भी लिख सकती थी, बट मुझे लगा यही रिवाइज कराने लायक है, तो मैंने ये देख लिया। इन सारों को आप एक भी मान सकते हो। अब उसके बाद
नंबर 4 क्या आता है उसमें? डिहाइड्रेशन, न्यू टू दिस चैप्टर। ऑल्दो वी हैव सीन एलिमिनेशन, सब कुछ वही, सेटजेफ, हॉफमैन, कहाँ सेटजेफ, सब कुछ सेम वापस आएगा। पूरा रेपिटेशन है प्रीवियस चैप्टर का, लेकिन पहले समझेंगे, जवाब देंगे, उसके बाद नोट करेंगे। मैं आपको पूरे 5 मिनट दूंगी 2-3 स्लाइड्स नोट करने को। एक झटके में खटाक से पूरा एलिमिनेशन पढ़ते हैं दोबारा, जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। प्रीवियस चैप्टर में एलिमिनेशन क्या पढ़ा था मैंने? एल्काइल हैलाइड को दे दो अल्कोहलिक KOH, अक्सर क्या डोमिनेट करेगा? सेटजेफ। हॉफमैन की 2-3 कंडीशंस थी जो अब मैं दोबारा आपसे नहीं पूछ रही, मैं क्वेश्चंस में चकमा दे दूंगी उसका। एलिमिनेशन 2 होते थे, E1 E2। E1 में कार्बोकेटाइन बनता था ऑल शिफ्ट्स, और E2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता था। अच्छा, लीविंग ग्रुप अगर बल्कि बेस था तो हॉफमैन मेजर था, अदरवाइज सेटजेफ मेजर था। ये सबके यहां है, बस उसके बाद थोड़ा सा सुनते फिर एक साथ लिखेंगे। अगर आपने एल्कोहल्स को एक एसिड कोई भी हो सकता है, लेकिन जब आपको फ्रीडम दे सबसे आसान लिखो H2SO4। कोई भी एसिड और हीट आप दे देते हो, हीट ऑप्शनल है बट अक्सर दी जाती है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगी अभी। एसिड और हीट दोनों काम करते हो तो इससे क्या निकलता है? वाटर। हीट ये बॉन्ड तोड़ती है और वाटर को लेके कौन निकलता है? एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या आ गया मेरे पास? एल्कीन। इसको क्या बोलूंगी? बीटा एलिमिनेशन। वाई बीटा एलिमिनेशन? क्योंकि जिस कार्बन पर OH फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको हम क्या बोलते थे? अल्फा। उसके पड़ोसी को क्या बोलते थे? बीटा। तो बीटा से H निकला है, सब कुछ सेम चल रहा है, परफेक्ट। अब इस पर्टिकुलर एक रिएक्शन में ये रिजल्ट विल बी टेम्परेचर बाउंड। अगर यहां जो मैंने हीट लिख के काम चला लिया, जरूरी नहीं है हीट लिखा मिले, 443 केल्विन अगर मिलता है, 443 लिखा मेरे को मिलता है, तो मैंडेटरी है यहां एलिमिनेशन हुआ। इसी चैप्टर का अगला पार्ट जो हमारे टेस्ट के बाद होगा, ईथर्स, वहां यही टेम्परेचर हो जाएगा 413, प्रोडक्ट बदल जाएगा, यहां आ जाएगा ईथर। तो यहां टेम्परेचर बदलते ही प्रोडक्ट बदल रहा है, तो यहां आपको टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। 443 या हम दे दे हीट। हीट का मतलब है हायर रेंज दे रही, तो 413 से तो ऊपर ही होता है 443। तो 443 केल्विन पे आपको हमेशा क्या मिलेगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करता हुआ, और यहां पर एल्कीन मिलेगा। यहां तक क्लियर? अब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वी हैव ऑलरेडी डन इट। टर्शरी बेचैन होता है एलिमिनेट करने को, टर्शरी में तो एलिमिनेशन रोकना मुश्किल हो जाता है, याद है सबको ये बात? तो टर्शरी अल्कोहल में एलिमिनेशन, पिछले चैप्टर में टर्शरी एल्काइल हैलाइड था, यहां टर्शरी अल्कोहल, सब कुछ लगभग कॉपी पेस्ट होना है, कुछ चीजों को छोड़ के दिस। तो ये एलिमिनेशन की ईज है। अब जितना चाहो इसका नोट करो। आपकी बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म दीजिए। एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल या अल्कोहल का एसिड के साथ रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर, ये मैकेनिज्म। तो उस मैकेनिज्म को समझिए, बहुत बहुत ईजी है, कोई खास मुश्किल है नहीं। सबसे पहले तो प्रोटोनेशन, आपको पता है एसिडुलेटेड अल्कोहल ही OH तोड़ सकता है, तो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड लाई, क्या हुआ होगा? पहले तो प्रोटॉन चिपक गया जाके ऑक्सीजन को, फिर इसको क्या लगता है ऑक्सीजन को? 3 बॉन्ड तो नहीं चलेंगे भाई, और पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं चलेगा, तो निकलते हैं बाहर, बिकॉज वी मेक अ वेरी स्टेबल लिविंग ग्रुप दैट इज वाटर। तो अगले स्टेप में क्या हुआ? ये वाला OH2 प्लस निकल गया, और यहां क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ही है। यही था एल्काइल लाइड में भी पहला स्टेप। अगर एल्काइल लाइड में बात करूं तो पहला स्टेप यही होता था, Cl निकला, कार्बोकेटाइन बना, एक ही स्टेप तो जुड़ गया बस, प्रोटोनेशन वाला। तो जब यहां कार्बोकेटाइन बना तो वो कार्बोकेटाइन वाले सारे काम होंगे, शिफ्ट्स एंड ऑल। फिर क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनते ही अब सॉल्यूशन में आपने कोई न्यूक्लियोफाइल तो नहीं छोड़ रखा, यहां पे आपने तो एसिड दिया था, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ने पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बनाया, अब क्या होगा? कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी के लिए पड़ोस वाले C से बॉन्ड मांगेगा और इसको बाहर निकालेगा, एंड व्हाट आई गेट? एल्कीन। मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन जो ज्यादा स्टेबल होगा, अक्सर सेटजेफ ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर सिस और ट्रांस दो एल्कीन बन रहे हो तो कौन सा मेजर होगा? ट्रांस।
स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, ट्रांस में बड़े ग्रुप दूर दूर होंगे, डायगोनल टू ईच अदर होंगे। नोट दिस मैकेनिज्म। ये सिस एल्कीन है, दो बल्की ग्रुप बहुत पास पास, इसमें दो बल्की ग्रुप मैक्सिमम दूर जितना हो सकती थी उतना, दैट्स व्हाई ट्रांस इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन, आखिरी स्टेप डीप्रोटोनेशन। जो लिया वो वापस दे दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों में ईज टूवर्ड्स दिस रिएक्शन किसकी ज्यादा है, इसकी उसका सबूत है। प्राइमरी लाए तो मेरे को टेम्परेचर देखो कितना, 443 केल्विन, एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देना पड़ा। यहां पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिया। और सेकेंडरी लाते 80%, ये दूसरा एसिड सोचा अब शुरू कर दे लाना, बहुत हो गया H2SO4, H3PO4 80% से भी काम चल गया विद लिटिल लेस टेम्परेचर। और टर्शरी में काफी कम टेम्परेचर, और वही सल्फ्यूरिक एसिड जो ऊपर मैंने 99% कॉन्सेंट्रेटेड लेने की कोशिश करी, यहां क्या लिया, जस्ट 20%। तो यहां इस स्लाइड पर मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश करी है, ईज ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की तरफ अभी E1 E2 नहीं आया है, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी चल रही है मैं E1 E2 नहीं ला सकती। ईज ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एलिमिनेशन इज शोन इन दिस रिएक्शन। प्रूफ बताइए कैसे, क्यों, ये सब कुछ के लिए आपको इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये उसका प्रूफ है ईज का, कि हमने अपने मन से नहीं दिया है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, फिर हमने सोचा है ऐसा क्यों हुआ होगा। तो पहले प्रूफ आया, फिर उसका मैकेनिज्म और एक्सप्लेनेशन आया। सो ऐसा ही कुछ हमने टर्शरी एल्काइल हैलाइड में भी किया था बच्चों। जब ल्यूकास टेस्ट की बारी आई थी HCl विद ZnCl2, वहां हमने देखा था यहाँ HCl विद ZnCl2 यूज कर रहे हैं, साथ में थोड़ा टेम्परेचर भी, और एंड में जब आए थे तो ZnCl2 यूज ही नहीं किया था टर्शरी में, सिर्फ HCl से ही टर्बिडिटी आ गई थी इमीडिएटली। तो वहां पर भी हम ये देख चुके हैं, यहां भी हमने देख लिया। अब एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव डिटेल उठाती हूं मैं। यहां पे आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स चूज करेंगे, H2SO4, H3PO4, हीट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और हाई टेम्परेचर, ये जब भी चूज करेंगे कौन रेस में जीतेगा। रेस कौन सी होती थी, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो कौन जीतेगा, एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स विद हीट, आप एलिमिनेशन की तरफ ही उसको लेके जा रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने अभी लिखा, और लास्ट चैप्टर में भी TS टोसाइलेट कुछ करके आया था, मैंने कहा था अगेन इसका स्ट्रक्चर सही टाइम से हम जरूर लेके आएंगे। सो TSOH, इसको देख के लगता है अल्कोहल है, बड़ा जेन्युइन कंफ्यूजन है, तब TS को जरा ओपन करते हैं। इट इज पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म TS कर दिया, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ये बना रखा है इसका स्ट्रक्चर। इतने हिस्से को बच्चों हम क्या बोलते थे, टोल्यूइन, पैरा तो मुझे समझ ही आ रहा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, कई इसको जल्दबाजी में हम HSO3 नेगेटिव भी बोलते हैं, HSO3 ऐसे भी बोला जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप को। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप में अगर अब मैं देखूं, ये TS मींस यहां तक, TS के नाम में ये हिस्सा इंक्लूड कर लिया, और क्या बचा, OH। तो TSOH को कहीं आप एल्कोहल मत समझ लेना, लिखा ऐसे ही जाता है। तो ये टोसाइल ग्रुप इसी को कहते हैं, दिस विद SO2, और उसके साथ OH लगा है, तो यहां OH, प्रीवियस चैप्टर में इसके साथ क्या लगा था, Cl। तो मैंने TS के साथ Cl लगाया पिछले चैप्टर में, TS के साथ OH लगाया इस चैप्टर में। तो इस तरह से सल्फोनिक एसिड ग्रुप था एक्चुअली में। तो ये मेरे पास सारे एजेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस विद हीट में एलिमिनेशन होगा ही होगा। अब क्यों, क्या, थोड़ा सा ये समझते हैं। ये क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रेक होता है, एक तो प्रोटॉन बनाता है। प्रोटॉन ने तो एक ही काम किया, आप सोच के देखो, बीच में बोलने भी लगी थी पिछले मैकेनिज्म में, बोलते बोलते रुक गई कि वो एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए नहीं है, तो मैंने अपने आप को कवर अप किया उसमें। अब आई एम फ्री टू से दैट जब प्रोटॉन आया उसने तो अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बनवाया था सेकंड स्टेप में, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन से एलिमिनेशन क्यों हुआ, मैंने उस वक्त कहा कोई और न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं,
लेकिन इमीडिएट कवर अप किया, कोई कह देगा ये है ना न्यूक्लियोफाइल, मैंने अपने आप को इमीडिएट करेक्ट किया कि नहीं अभी नहीं, आगे जाके बात करूंगी, तो कोई कह दे ये तो है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एग्रीड ये न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि है, बड़ा है, हाँ या ना, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, राइट। तो ये एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों पुअर न्यूक्लियोफाइल है? जब आप इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे आपको पता है O का नेगेटिव रेजोनेट करके कितनी जगह पे फैला पड़ा है। इतने बड़े स्ट्रक्चर में SO4 एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो सारों पे फैलेगा, रेजोनेट होकर नेगेटिव चार्ज गुम हो गया। इट्स अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। पुअर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन का तो चांस खत्म हो गया। तो जब सब्स्टिट्यूशन का चांस खत्म हो गया तो हीट भी मैंने दे रखी है साथ में, तो क्या बचा सब्स्टिट्यूशन के लिए? ये तो नहीं जा रहा चल के, बहुत हैवी है भाई, ये नहीं जा रहा चल के। तो फिर क्या होगा? कार्बोकेटाइन क्या करेगा? एक H को निकालेगा बाहर और डबल बॉन्ड लाएगा, उसको तो स्टेबल होना है। तो एलिमिनेशन की वजह, सब्स्टिट्यूशन ना होने की वजह मुझे पता होनी ज्यादा जरूरी है। यहां क्यों सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो ये बना, दिस इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। और आपसे जो मैंने लास्ट चैप्टर में अपनी ऐप पे शेयर किया अनाउंसमेंट न्यूक्लियोफाइल्स का, बेसिस का, वहां देखिएगा, ये आपको जरूर मिलेगा इन पुअर न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी। जब एसीटेट को मैंने पुअर न्यूक्लियोफाइल दिया है, वहां पर एसीटेट को भी हम पुअर दे रहे थे। क्यों दे रहे थे पुअर? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, वो रेजोनेंस और बढ़ के आई है इसके अंदर। सो दिस इज पुअर न्यूक्लियोफाइल, नॉट एबल टू सब्स्टिट्यूट, हेंस व्हाट इज लेफ्ट? एलिमिनेशन होना तय है। तो ये इसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है बच्चों, एक आधी स्लाइड पर तो हम तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। वीक एसिड्स की प्रेजेंस एल्कोहल के साथ, 2 मिनट पेन छोड़ देना, मेरे दोनों चैप्टर इकट्ठे आ रहे हैं अब यहां पे। अगर मैंने एल्कोहल को वीक एसिड दिया तो क्या हुआ? प्रोडक्ट RCl। यार सब्स्टिट्यूशन बोलो ना आप, ठीक है, प्रोडक्ट बिल्कुल सही बता रहे हो। प्रोडक्ट में कौन डोमिनेट किया? सब्स्टिट्यूशन। इसी को तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, क्या होगा? एलिमिनेशन। क्यों नहीं होगा ROH में? है ना, मैंने R लिखा है, मैंने CH3 नहीं लिखा जानते बूझते हुए, क्योंकि फिर अभी बड़े सवाल उठेंगे, टर्शरी में क्या, सेकेंडरी में क्या, प्राइमरी में क्या, वो आगे है। अभी मैं सिंपल 2 चैप्टर्स को मर्ज कर रही हूं, जो मेरे टेस्ट में भी होगा कि अगर मैंने HCl विद ZnCl2 दिया, कौन डोमिनेट करेगा? सब्स्टिट्यूशन। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड दे डाला या हीट, रिमेंबर हीट तो लास्ट चैप्टर से खींच के ला रखी हूं मैं, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया तो कौन डोमिनेट करेगा? यानी इनमें फिर कंपटीशन आएगा। यस, एनसीईआरटी ने कवर किया, यस, इन ईथर्स, यहां नहीं, तब देखेंगे, तब तक हम बहुत कुछ और कर लेंगे। सो वीक एसिड्स की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में क्या होगा? हमेशा एलिमिनेशन। वीक एसिड्स लाइक HX गिव सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उससे बनने वाला X नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और अच्छे न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चांस है। इसको हम पढ़ के आ चुके, कोई भूल गया हो, कंफ्यूज हो गया हो तो उस दिन के नोट्स में चले जाना, लेकिन इतनी बात को समझ लीजिए, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। नोट करिए जो छूट गया था, सिंपल है, जो हम पढ़ के आए हैं वो हम समझ लो 90% डिटेल तो पढ़ा है, ये बचा कुचा 10% है। और आज के बाद जितनी भी आगे ऑर्गेनिक आनी है, नो एलिमिनेशन, नो सब्स्टिट्यूशन, एंड। अब अलग रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बड़ा कुछ सोच के बनाया हुआ एक ही है, एक आधा कोई केस ऐसा आ जाए तो अलग बात है, लेकिन एक जनरलाइजेशन देने की कोशिश है बच्चों को। देखिए एक आधा केस तो आता है, वो हम स्पेशली कराते ही हैं। आप ईज की अगर बात करें, अब मेरे को किस में बाइफिकेट करना है इसको? अब मेरे को बाइफिकेट करना है, बहुत हो गया एलिमिनेशन एलिमिनेशन, अब बताओ किस में E1 किस में E2? अब बाइफिकेशन वहां शुरू हुआ। एलिमिनेशन टर्शरी और सेकेंडरी में प्रेफरेबली क्या होगा? E1। लेकिन आप देखिए मैंने सेकेंडरी को ना दोनों में डाल दिया है, तो सेकेंडरी के केसेस मेरे को लेने पड़ेंगे 2-3, जिसमें आपको पता चल जाए भाई E1 होना चाहिए कि E2। लेकिन प्रेफरेंस, प्रायोरिटी सेकेंडरी की किस साइड ज्यादा है? E1 की साइड, E2 की साइड कम है।
प्रेफरेबली सेकेंडरी विल ऑल्सो शो इवन, इक्का दुक्का केस छोड़ दूं तो एक मैंने जनरलाइजेशन लाने की कोशिश की जो मैक्सिमम केसेस में कामयाब होगी। अब करते हैं वही प्रैक्टिस, सेम क्वेश्चन उठा के ले आई हूं और इनमें से 2-3 तो मैंने कराए भी हैं अल्कोहल के साथ आपको, तो फिर से चलते हैं। ये टर्शरी है, आंख बंद करके इवन। अच्छा, एलिमिनेशन क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि H2SO4 था, अगर HCl होता तो सोचती, एल्कोहलिक KOH होता तो सोचती, लेकिन H2SO4 है तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी। सल्फ्यूरिक एसिड ने एक ही काम करना है, उसने एलिमिनेशन की तरफ लेके जाना, और ऊपर से टर्शरी, उसकी तो ईज बहुत गजब की है। तो यहां पर पहले क्या देखोगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ना, पहले देखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। प्लीज यही करा के आई। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एलिमिनेशन, वीक एसिड है तो सब्स्टिट्यूशन। पहले देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पक्का एलिमिनेशन है। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देखेंगे E1 E2 के लिए। आई होप नोट करने के लिए बात सुन रहे हैं आप। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, यही हमने तब किया था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, पहले वो देखो, फिर सोचेंगे SN1 SN2 E1 E2। यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पहले तो तय कर लो है तो एलिमिनेशन, इस सब्स्टिट्यूशन सीन से हट गया, नो SN1 SN2। अब बचा सिर्फ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में E1 E2 है, फिर अदर फैक्टर्स को ढूंढेंगे। अदर फैक्टर्स में एक तो टर्शरी और दूसरा हीट। टर्शरी और हीट दोनों किस रास्ते लेके जाते हैं? E1। E1 बना तो क्या होगा? 2 स्टेप की 1 स्टेप? 2 स्टेप। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, बन गया जी कार्बोकेटायन। अब कोई शिफ्ट है इसमें? कोई चांस नहीं, टर्शरी बना हुआ है। टर्शरी कार्बोकेटायन, दैट टू साइक्लिक, हाईली स्टेबल। उसके बाद क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा कितने हैं इसके? इस कार्बन का एक बीटा ये, एक बीटा ये, एक बीटा ये दोनों तो सेम ही है। या तो H यहां से जाएगा या H यहां से जाएगा, तो या ये बनेगा या ये बनेगा। सेटजिफ इज मेजर, हॉफमैन इज माइनर। ये रेपिटेशन है, कह सकती हूँ। एग्जैक्ट सेम एग्जांपल प्रीवियस चैप्टर में वी हैव टेकन। कैसे पता लगा मेरे को E1 है ये? H+ लिखने का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, हीट लिखने का मतलब है E1। हीट और H+ दोनों का मतलब है एलिमिनेशन, और हीट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इधर क्या है मेरे पास? सेकेंडरी। हीट इज ऑल्सो फॉर E1। अगर हीट आ गया तो E1 होने के ही चांसेस होंगे, चाहे टर्शरी अल्कोहल है चाहे सेकेंडरी अल्कोहल है। फर्स्ट डिसाइड एलिमिनेशन होगा, देन डिसाइड E1 के E2। स्ट्रॉन्ग एसिड ने बताया होगा तो एलिमिनेशन। कौन सा? E1 के E2। कैसे पता चला? हीट से पता लग गया E1। मुझे वहां देखना ही नहीं पड़ा टर्शरी है कि सेकेंडरी है, सीधा प्रोडक्ट इसमें शिफ्ट हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट। सारा रिपीट है प्रीवियस चैप्टर, करिए देखिए कितने एल्कीन बन सकते हैं। मैंने शायद 2 बनाए, क्या तीसरा बन सकता था? बन तो सकता था, मैंने 2 ही बनाए हैं, तो तीसरा बनाओ अपनी कॉपी में और मुझे बताओ मेजर कौन सा बनाओ। E2 के लिए आ रहा है, अभी पहले मैं E1 पक्का कर लूं तो 99% चांस है तुम्हारे पास वो टेबल नहीं भी होगा ना, तुम ये बताने लायक होगे मैम E1 तो नहीं है इसके अंदर, शायद इसमें E2 है। तो पहली स्टेज मेरे लिए वो है कि E1 में कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर उस टेबल में कराऊंगी। ठीक है, आज की क्लास टेस्ट में है ये क्वेश्चंस। इसमें रिंग एक्सपेंशन वगैरह वगैरह, डीप्रोटोनेशन, 3 एल्कीन का बनना मैं क्यों नहीं करा रही? क्योंकि पिछले चैप्टर में इस पे मैंने एक लेक्चर लगाया है पूरा। अब के मैंने हीट नहीं दिया है और प्राइमरी अल्कोहल दिया है। दोनों ही चीजें कहां सपोर्ट कर रही हैं? क्या होगा? E2। इसीलिए यहां पर हुआ E2। कोई कार्बोकेटायन नहीं, कोई शिफ्ट का चांस नहीं, वरना शायद होता, कुछ करते हम, बट जहां पर पॉजिटिव चार्ज आया इसके निकलने के बाद उसके पड़ोसी से H निकला और यहां पर बॉन्ड बना। प्राइमरी अल्कोहल में क्योंकि ईज कम होती है, इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल में चाहे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया भी है, थोड़ा सा चांस है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि प्राइमरी में एलिमिनेशन की ईज कम होती है। तो यहां पर थोड़ा सा चांस है SN2 भी दिखाई देगा आपको, E2 एज वेल एज SN2। ठीक है, मैंने हीट नहीं दिया, हीट दूं तो कुछ मत सोचना,
हीट दूं तो क्या कर देना, E1। पहली बार में E2 ले आई आपके सामने। अब सवाल आता है कहां कहां E2 होगा। क्या टर्शरी में भी E2 हो सकता है? बिना हीट के अगर मैंने टर्शरी दिया, अब सुनो मेरा सवाल, उसके बाद आपको वैल्यू समझ आएगी उस टेबल की जो आ रहा है। आपको मैंने टर्शरी अल्कोहल दे दिया एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये तो तय है आप लोग एलिमिनेशन करोगे, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, एक आधी गलती के बाद हो जाएगा। चलो E1 या E2 में आप क्या जवाब दोगे? भाई मैम ने बताया टर्शरी में किसके चांस ज्यादा हैं, E1 के। मैंने कोशिश की है जनरलाइजेशन लाने की। अब आते हैं स्पेसिफिक पे कि कब ऐसा है कि टर्शरी में भी मैं कुछ और करा सकती हूं, E1 नहीं। अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया POCl3, चांस ही नहीं कोई कार्बोकेटाइन बनने का, भूल जाओ E1, चांस ही नहीं है कार्बोकेटाइन बनने का, तो E1 है ही नहीं। POCl3 पिरिडिन, आंख बंद करके E2 बेशक प्राइमरी अल्कोहल, बेशक सेकेंडरी अल्कोहल, बेशक टर्शरी अल्कोहल, कोई चांस नहीं कि कार्बोकेटाइन बनेगा। चाहे वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है आपको, आपको CPM दिखाई दे रहा है, आपको FME दिखाई दे रहा है, कार्बोकेटाइन बनना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कौन डिसाइड कर रहा है मैकेनिज्म? एजेंट। POCl3 और पिरिडिन आ गया तो कौन खड़ा होगा? E2। अभी तक मैंने जितना भी कराया सारा H2SO4 से कराया है, क्योंकि मेरे को E1 सेट करना था। जहां E1 नहीं है वहां E2 होगा, लेकिन कहां, अब उसकी बात आ रही है। अगर Al2O3, कोई चांस ही नहीं, E2 ही होगा। ये भी एक वो क्वेश्चन है जो मेरी अपनी बेटी गलत करके आई थी, उसके बाद मुझे लगा था सेकंड अटेम्प्ट से पहले इसको एक टेबल बनवाती हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप और हम गलत करते हैं, तभी सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा हो जाता है उन बच्चों के लिए जो गिव अप नहीं मारते। कि ऐसी मिस्टेक्स हुई कि हम टर्शरी अल्कोहल देख के E1 का प्रोडक्ट बनाई, जबकि ये ध्यान नहीं दिया POCl3 के अंदर E1 होता ही नहीं है, कितना ही ललचा ले कोई। देन इट वाज एन इशू कि मेरे को इसको टेबल बना के देना पड़ेगा, इससे तो नहीं हुआ याद तो करा दिया हमने, भूल गए। तो जब एक ऐसा टेबल आ जाता है तो उससे हम थोड़ा और इंप्रूव कर पाते हैं। तो दिस इज हाउ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, वो सेकंड अटेम्प्ट करते हैं तो वो ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं कि हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो फिर उसके लिए आसान रास्ते ढूंढे जाते हैं। सो Al2O3 में भी नो चांस के कार्बोकेटाइन बने। अब आप सोच के देखो, मैं आपको ये केस में H+ ना देके Al2O3 देती, कितना मुश्किल था आपके लिए कंट्रोल करना, शिफ्ट ना करना, रिंग एक्सपेंशन ना करना। बाय डिफॉल्ट आपको इतना पसंद होता है, ये बनता है कि भाई यहां पर 4 मेंबर्ड रिंग तो स्टेबल नहीं है, वो तो पक्का कार्बोकेटाइन बना के एक्सपैंड होगा। अरे भाई बाद में टर्शरी बन रहा है, कैसे नहीं होगा? मैंने H+ नहीं दिया, मैंने कौन दिया? POCl3 या Al2O3। होना ही नहीं है, चुपचाप इसकी जगह यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनना ही नहीं, कर लो शिफ्ट्स, कर लो एक्सपेंशन। सो ये अब मेरे लिए E1 फिक्स करने के बाद E2 फिक्स करना इजी होता है। इन दोनों के सामने तो क्या दोगे तुम? E2। और यही वही चीज सेम इनके साथ क्या दोगे? E1। देख रहे सेकेंडरी टर्शरी, इसमें प्राइमरी दे दिया तो E1 नहीं होगा। ठीक है, अब H2SO4, यही सारे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने यहां प्राइमरी नहीं लिखा था तो डाउट आता भी प्राइमरी छोड़ दिया आपने, नहीं मैंने अलग में दे दिया, सब कुछ सेम। और अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल दिया तो मैकेनिज्म बदल के क्या हो जाएगा? E2। E1 का कोई चांस ही नहीं है। सिमिलरली इन सब केसेस, तीसरे और चौथे केस में या ऊपर, इफ स्टेबल कार्बोकेटाइन कुड फॉर्म इन एनी केस आफ्टर शिफ्ट, अगर इनमें से किसी, इसमें खासकर ये इसके लिए बात है, इनमें से किसी प्राइमरी अल्कोहल के केस में बाद में कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का चांस है तो E1 पे शिफ्ट हो सकता है। इसके केसेस जब तक मैं नहीं कराऊंगी आपको नहीं आएंगे। उनमें कराना चाहिए था क्वेश्चन, मेरे को लगा तब नहीं कराया तो अब करा देती हूँ कोशिश। आंसर इज 4। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सभी लोग 4 है, ये +1 का सोचा यहां पूछ लूं क्योंकि अल्कोहल नाम की चीज लगी है। 4 इज करेक्ट आंसर। चेक। जब मैं एसिड के साथ हीट दे रही हूं तो क्या है? एसिड ने ही कंफर्म कर दिया क्या है,
एलिमिनेशन। अच्छा, सेकेंडरी में भी एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, हीट ने भी आके कंफर्म कर दिया भाई अब तो एलिमिनेशन ही है। E1 E2 यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ रहा, वरना आप E1 भी बता देते, बट आपसे पूछा नहीं जा। तो जब यहां पर एलिमिनेशन होगा, मैं सोल्यूशन नीचे बाद में दिखाऊंगी, पहले अपन यही कर लेते हैं। डबल बॉन्ड मतलब ये तो निकलना ही निकलना है, डबल बॉन्ड इधर आएगा कि इधर आएगा? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, ठीक है, ओके। तो फिर तो मेरे को चांस क्या दिखता है, डबल बॉन्ड यहां आना चाहिए, लेकिन क्या मैकेनिज्म होगा वो सोचना पड़ेगा। इसमें क्या मैकेनिज्म होता है? E1। तो अब मेरे को सोच आ गई भाई, E1 सोचना पड़ेगा मेजर प्रोडक्ट बताने से पहले। तो क्या मैं कह दूं कार्बोकेटाइन यहां आएगा? कार्बोकेटाइन जब यहां आएगा, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? ये उड़ जाएगा जब सेकेंडरी, साथ में लग रहा है मिथाइल शिफ्ट होना चाहिए। यहां से एक मिथाइल शिफ्ट होके जाएगा और इधर होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। जब इधर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसके बाद एलिमिनेशन में यहां बॉन्ड आएगा कि यहां बॉन्ड आएगा? इधर ही लगता है आना चाहिए, बाकी आप लोग चेक करो, मैं तो गलत भी करूंगी। पहले बताइए, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने तक सबको समझ आ गया? तो मैंने बहुत कुछ इसके अंदर कर दिया, किसी को कंफ्यूजन ना हो तो पहले इतना देख लो। ये कार्बोकेटाइन बना था, राइट, एक मिथाइल इधर आया, ये बना। अब सोचो मेजर प्रोडक्ट क्या, यहां आना चाहिए बॉन्ड कि यहां आना चाहिए? लेफ्ट साइड। क्यों? ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। ओके, सीम्स करेक्ट। यहां आ गया, इधर से क्या निकलेगा? H। अब इधर H था निकालने को, था तो सही, तो कैसे कह रहे हो ज्यादा सब्स्टिट्यूट? यहां भी एक H है, यहां भी एक H है। हाँ नहीं, दो CH3 तो लगे हुए, तो मैं मान गई। यहां पे H है बच्चों, H तो है ना, एलिमिनेशन के लिए मेरे को पड़ोसी पे H तो चाहिए ना, यहां है H। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, बस मैं थोड़ा सा वही सुनना चाह रही थी, बिल्कुल सही। हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म देखेंगे, आप बना के देख लेना, आपको एल्कीन ये वाला स्टेबल मिलेगा, सेट जेफ ही स्टेबल होता है, दूसरे वाला बनेगा तो माइनर बनेगा, फेयर। तो पहली चीज तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सी थी इसलिए दे दी। उसके बाद क्या लिख रखा है? डाइल्यूट KMnO4, कोई लिमिट नहीं की मैंने, एक ही इक्विवेलेंट दिया, जितना चाहिए उतना, डाइल्यूट KMnO4। तो अब डाइल्यूट KMnO4 दिया है, तो लास्ट क्लास में बात हुई थी ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, ठंडा, डाइल्यूट, कोल्ड, कुछ ही कह लीजिए, KMnO4 ये हटेगा, दोनों OH OH, सिन एडिशन था। यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी नहीं, पूछते तो आप दोनों एक प्लेन में दिखाते, और ये डबल बॉन्ड भी टूटा। ये कुल मिला के कितने OH? 4। देखने में ये चाहे कितना ही बुरा लगे, है ये इमीडिएट स्कोरिंग क्वेश्चन। यहां ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के, ऐसे स्ट्रक्चर को देख के घबराए बिना अगर आप सिंपल बेसिक पढ़ाई पे आए तो कुछ भी नहीं था, NCERT +1 को ये आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन मुझे लगा मैं पास्ट ईयर दिखा दूं, आप लोग तो टेस्ट से पहले देख के आते ही हो, फिर भी इसमें मेरे को मेजर प्रोडक्ट बताओ, टेस्ट लो और जाओ। प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में हमने देखा था एल्काइन को स्पेसिफिकली ये दिया जाता है ताकि वो एल्कीन बना सके। इसका कुछ नाम था? Is it Linder's catalyst? Poison? हाँ, पॉइजन कैटलिस्ट इज लिंडलर। सो कमिंग बैक टू दिस, पैलेडियम और H2, प्लेटिनम और H2 इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड को वो सिंगल बॉन्ड तक ले आता, और डबल बॉन्ड जो खड़े थे उनको भी वो सिंगल बॉन्ड बना देता। लेकिन हमने क्या किया है? पॉइजन कैटलिस्ट लिया है, लिंडलर कैटलिस्ट, जिसका एक ही काम है ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना? डबल। तो फर्स्ट वाले कैटलिस्ट से तो मुझे पता है ये हट जाएगा। उसके बाद कितने OH लगा दूं टोटल पूरे ग्रुप में? 6। चलिए आप लोग 6 कह रहे हैं, बाई चांस इसमें OH नहीं पूछे थे, इसमें पूछा था मेन प्रोडक्ट। ऐसे ऐसे खतरनाक स्ट्रक्चर देख के 4 ऑप्शन में हम घबरा जाते हैं, हाय पता नहीं क्या हो रखा है इसमें, कुछ नहीं। अगर आपको याद हो, ये एक्सेप्शनली सिस देता था, ट्रांस नहीं। लिंडलर में ये भी लिखा हुआ है कि ये सिस ही देगा। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सपोज ये दे रखा होगा P, ये दे रखा होगा Q, P and Q is this, P and Q is this। उसमें आपके प्रोडक्ट तो मैच करेंगे, एक में P सिस दे रखा होगा, एक में P ट्रांस दे रखा होगा। अगर आपको लिंडलर का ये नहीं पता कि वो सिस बनाता है, आप गए।
प्रोडक्ट तो सही है, लेकिन सिस, आप देखिए मैंने ट्रांस को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके सामने है सिस। दोनों में एच मैंने नीचे की साइड सोच के बनाई, तो ये भी आना जरूरी है कि लिंडलर से सिस बनता है। ये +1 का था तो मुझे लगा दिस इज राइट टाइम, उठा लेती हूं।